हाय, कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। और जैसा आप जानते हैं, अगर आप रेगुलर फॉलोअर हैं, कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। साथियों, अगर आप इस चैनल पे गलती से भी आ गए हैं तो प्लीज़ 2-3 मिनट रुकिए, आपको पता चल जाए कि आपके योग्य है या नहीं है। अगर आपके योग्य नहीं है, आपको लगता है कि हमको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, चाहे हम नहीं अच्छा से पढ़ पा रहे हैं हमारे साथ मिलके। देखिए, मैं हमेशा बोला करता हूँ कि हम आपको पढ़ा नहीं रहे, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, हम आपके साथ मिलके पढ़ रहे हैं। ठीक है। दुनिया में कोई किसी को पढ़ाता नहीं है दोस्तों, बस सारी क्षमताएं उसके अंदर होती हैं। थोड़ा सा उसमें क्या, उसको मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा उन चीज़ों को आसान बनाने की आवश्यकता होती है। बस बाकी सब चीज़ें वो खुद से करता है और खुद समझ जाता है। तो आप थोड़ा देर वेट कीजिए, 2-3 मिनट वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके योग्य है या फिर नहीं है। आप ये हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो हम लोग यूपीएससी का सिलेबस लेके चल रहे हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये हमारा 14वां क्लास होगा, 14वीं कक्षा होगी। इससे पहले 13 कक्षाएं हो चुकी हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वर्ल्ड आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जियोग्राफी फॉर आईएसपीसीएस करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जियोग्राफी फॉर आईएसपीसीएस करके, और शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। दोस्तों, अगर आप इस नोट्स को बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि यूट्यूब का सबसे बेस्ट नोट्स बनेगा ये। तो आप इसको थोड़ा सा क्या करिए, मेहनत करिए और धैर्य रखिए। बस 2 ही चीजें करना होगा आपको, मेहनत करिए और धैर्य रखिए, सारी चीजें अपने आप होती चली जाएगी। ठीक है साथियों, तो आइए हम शुरू करते हैं। हम लोग पिछली कक्षा में देखा था, हम लोग पढ़ रहे हैं तीसरा टॉपिक अपना वर्ल्ड जियोग्राफी में, क्या, भू संचलन, अर्थ मूवमेंट पढ़ रहे हैं। और अर्थ मूवमेंट में, भू संचलन में हम लोगों ने देख लिया था पिछले 2 कक्षाओं में, 2 या 3 कक्षाओं में, भू संचलन के 2-3 कक्षाएं जो हुई है उनमें हम लोगों ने देखा था, एक तो इसका अर्थ देखा था, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों अध्ययन करना चाहिए भू संचलन का, ये देखा था। साथ ही इसके वर्गीकरण में जो एक पार्ट था, अंतर्जात भू संचलन, अंतर्जात बल के कारण जो होता है अंतर्जात भू संचलन, उसको हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, वर्गीकरण का सेकंड पार्ट, कौन सा, बहिर्जात भू संचलन। और बहिर्जात भू संचलन को आज हम लोग खत्म करेंगे। और अब 1 से 2 क्लास में हम लोग पहुंचेंगे पीटीटी पे, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट होगा वहां से, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जहां से वो डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछा करती है, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ को पढ़ना होगा, लाइक जैसे ज्वालामुखीय घटना, इन सब चीजों को, कौन सी प्लेटें कहाँ संचलन कर रही है, किस दिशा में संचलन कर रही है, किस दिशा में मूव कर रही है। अगर इंडिया जिस स्थान पे अभी इंडिया ग्लोब पे जहां लोकेटेड है, अगर ये मूव कर रहा है, अगर मूव करते करते ये उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ ध्रुव पे चले जाए, तो क्या इसके टाइमिंग में कोई चेंजेज होगा। इन सब चीजों को, हम सारी चीजों को, मौसम में क्या परिवर्तन हो सकता है, इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और मेहनत करिए। एक कोई रेफरेंस बुक रखिए, और बाकी मेरे क्लास का नोट्स जो होगा, हमारे क्लास का जो नोट्स होगा वो इनफ होगा किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बस आप एक कोई रेफरेंस बुक, कोई भी आपको जो अच्छा लगे रेफरेंस बुक खरीदिए, और प्रीवियस ईयर का, यूपीएससी का प्रीवियस, जिस भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर खरीदिए। हम कोशिश करेंगे कि जनवरी से, जैसे इस 27 डेज को पेपर है बीपीएससी का, पीटी का, 27 डेज के बाद से हम लोग जनवरी 2021 में आएंगे। तो जनवरी 2021 में हम 100 घंटे क्लास लेंगे बीपीएससी के लिए, 100 घंटे का क्लास हम स्पेशली बीपीएससी के लिए लेंगे। और मैं आपको लिख के दूंगा 100 घंटे क्लास करने के बाद से कि आपका बीपीएससी पीटी जो होगा, बीपीएससी पीटी में 100, 110, 120 मार्क्स लेके आइएगा। मैं आपको गारंटी देके बोलूंगा, ठीक है। केवल 100 घंटे, 100 घंटे क्लास होगी वो, और 100 घंटे क्लास में आपको 110 से 120 मार्क्स लेके आइएगा, ये मैं गारंटी देके जाऊंगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं क्या, आज के क्लास, भू संचलन। और भू संचलन में हम लोगों ने पहला प्रकार देख लिया था, अंतर्जात भू संचलन। आज हमारा दूसरा प्रकार है, भू संचलन का दूसरा प्रकार जो है वो क्या है, ये हमारा क्लास नंबर 14 होगी, कक्षा क्लास 14वीं, ठीक है, याद रखिएगा। और भू संचलन वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लासेस है। तो भू संचलन में ये हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, बहिर्जात भू संचलन। आप, मैं बोल भी देता हूं अगर आपको नहीं दिखे तो, ठीक है, बहिर्जात भू संचलन या संचलन बोल सकते हैं, ठीक है, भू संचलन।
थोड़ा सा धैर्य रखिए दोस्तों, हम जितना आराम से पढ़ेंगे उतना अच्छा से पढ़ेंगे और उतना अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिए बहिर्जात भूसंचलन का हम लोगों ने पहले अर्थ देखना है, फिर देखना है इसकी उत्पत्ति का कारण क्या होता है और साथ ही इसका प्रभाव ये भी देखना होगा, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग आ जाएंगे किस पे, हम जब भूसंचलन शुरू क्लास किए थे तो उसमें आपको बताए थे कि हम इसका अर्थ देखेंगे, साथ ही इसका वर्गीकरण देखेंगे और इसका प्रभाव, यानी कि दोनों का सम्मिलित भूसंचलन का प्रभाव, यानी कि बहिर्जात भूसंचलन और अंतर्जात भूसंचलन दोनों का प्रभाव सम्मिलित रूप से भूसंचलन का प्रभाव होगा। तो अब आज की क्लास में हो सकता है कि हम लोग बहिर्जात भूसंचलन को खत्म करें और आगे की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट करना क्या, तो इनका सम्मिलित प्रभाव। तो आइए हम देखते हैं भूसंचलन का अर्थ क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं भूसंचलन का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले अर्थ के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के अंदर जो घटनाएं होती है, जो भी भूसंचलन होती है, जो रासायनिक घटनाएं होती है जिसके कारण भूसंचलन अंतर्जात बल उत्पन्न होता है, मैंने इसका बहुत डिटेल से पिछले क्लास में अध्ययन किया है। तो उसके कारण जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में गतिविधियां उत्पन्न होती है उसको अंतर्जात बल कहते हैं, और उसके कारण जो भूसंचलन होते हैं, जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ हलचल हो रहा है तो उसको अंतर्जात भूसंचलन कहते हैं। लेकिन जब क्रस्ट यानी कि सतह पे कुछ भूसंचलन होता है, सतह पे अगर हलचल होती है, सतह की चीजें इधर से उधर होती है तो उसको क्या बोलते हैं, बहिर्जात भूसंचलन बोलते हैं। सतह पर, पृथ्वी के सतह पर अगर कुछ चीजें घटित होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, बहिर्जात भूसंचलन बोलेंगे। अब इसके वर्गीकरण, इतना ही इसका अर्थ है कि देखिए बहिर्जात भूसंचलन का मतलब सतह पे भूसंचलन और अंतर्जात भूसंचलन का मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में संचलन, ठीक है। तो बहिर्जात भूसंचलन का वर्गीकरण अगर हम कर रहे हैं, जैसे कि उत्पत्ति के कारण बहिर्जात भूसंचलन का अगर हम देखें कि इसके कारण क्या हो सकता है बहिर्जात भूसंचलन का, तो इसको हम लोगों ने 2-3 भागों में बांटकर आराम से अध्ययन कर सकते हैं बहिर्जात भूसंचलन का। बहिर्जात भूसंचलन सबसे पहला तो भौतिक कारण हो सकता है, उत्पत्ति के कारण में भौतिक कारण हो सकता है। अब देखिए आपको लिखना है नोट्स बनाते समय कि भौतिक कारण, ठीक है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ, जैसे कि ये भौतिक कारण हो गया, भौतिक कारण पहला हो जाएगा भौतिक कारण। आप भौतिक कारण, दूसरा आप रासायनिक ले सकते हैं, रासायनिक, और तीसरा ले सकते हैं जैविक, ठीक है। तीसरा क्या ले सकते हैं, जैविक कारण, याद रखिएगा भौतिक, रासायनिक और जैविक कारण। अब एक एक करके मैं समझा रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग उस लैंग्वेज को लिखिएगा। देखिए भौतिक कारण में भौतिक चीजें जैसे तापमान, दाब, घनत्व, इन सब चीजें हो गया। तो देखिए कभी कभी हम देखते हैं कि भौतिक कारण में जैसे तापमान हो गया, पवनें हो गई, ये सब चीजें क्या करती है ना, कहीं का तापमान, जैसे अगर मान लिया कि रेगिस्तान का तापमान क्या हो जाता है, जब हम आगे पढ़ेंगे सारी बातों को, हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातों को अध्ययन करेंगे बहुत अच्छे से। लाइक अगर मान लिया कि रेगिस्तान है, वहां का टेम्परेचर हाई हुआ और वहां के जो वायुमंडल है, वहां के जो हवाएं हैं वो गर्म होकर ऊपर उठी, उसको भरने के लिए तमाम चारों तरफ से हवाएं आई और एक आंधी वहां पे जनरेट हुआ, वहां पे क्या हवा उठा और वहां की कुछ चीजों को उठा के ले आके कहीं दूसरे जगह रख दिया। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अगर आप देखेंगे बहुत सारे, अगर आप हॉलीवुड का या फिर ऐसे भी इंडियन मूवी, बॉलीवुड का मूवी देखते होगे तो उसमें क्या दिखाता है कि रेगिस्तान में फंसे हुए हैं और कार लेके हैं, तो कुछ हवाएं आती है, कुछ ही समय में हवाएं आती है और कुछ ही समय में कार को ढक देती है, किससे, रेतों से ढक देती है। तो इस तरह से ये सब भौतिक कारण हो जाता है कि अब देखिए, अब एक जगह से रेत को उठाया दूसरी जगह रख दिया तो भूसंचलन तो हो रहा है ना। एक जगह से रेत को उठाया दूसरी जगह रख दिया तो भूसंचलन हो रहा है। इसी तरह से क्या करती हैं नदियां वगैरह, जो ताप दाब ये सब चीजें हैं, वो क्या करती है, एक जगह से उठाती है कुछ चीजों को, कुछ दूसरी जगह रख देती है, ठीक है। तो इस तरह से भौतिक कारण हो गया किस चीज का, भौतिक कारण। ताप दाब जो होता है ये एक भौतिक कारण हो जाता है किस चीज का, ताप दाब, जल प्रवाह, ये सब चीजें क्या होती है, भौतिक कारण हो जाता है बहिर्जात भूसंचलन का। क्या नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो नदी आप देख रहे हैं कि जो मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर उठाती है एक जगह से। अगर हिमालय नदियों की बात करें तो वहां से हिमालय नदी उठाती है बहुत आगे तक लेके, जब तक उसका क्या प्रवाह जो तेज होता है तो उसको ढोती है, और जब उसका प्रवाह धीमा हो जाता है तो उसको वहीं पे छोड़ देती है। तो इस तरीके से वो भी भौतिक कारण, बहिर्जात भूसंचलन का एक कारण बनती है। कौन सी, नदियां, भौतिक कारण में उसको हम रख सकते हैं। रासायनिक कारण की बात करें तो रासायनिक कारण का एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। मैं थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन आप उसको बृहद पैमाने पर सोचे तो वही चीजें आप क्या पृथ्वी के बारे में भी सोच सकते हैं।
तो देखिए, जैसे कि अगर आपके घर में, आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपके घर में कभी कोई बोल्ट फंस जाए, जब उसमें जंग लग जाए, तब उसको खोलते हैं तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप उस पर केरोसिन तेल डाल देते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या, उसको रासायनिक क्रियाएं वहां पे होती है और उससे जंग हटा देती है और वो आसानी से आप खोल सकते हैं। तो यानी कि इस तरीके से रासायनिक क्रिया में विघटन और वियोजन होता है। ऑक्सीकरण क्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑक्सीकरण क्रिया, इसमें ऑक्सीकरण ले सकते हैं, कार्बोनीकरण ले सकते हैं। तो ऑक्सीकरण की क्रिया में विघटन एवं वियोजन होती है और ये भी एक कारण बनता है किसका, बहिर्जात भूसंचलन का। ठीक है, इसमें इतना ही है। ऑक्सीकरण होता है या फिर कार्बोनीकरण होता है, इन सब, ये भी सब चीजें, इस सब चीजों से भी क्या होता है, इस सब से भी विघटन और वियोजन होता है, जिससे क्या होता है, भूसंचलन, बहिर्जात भूसंचलन होता है। ठीक है, जैविक क्रियाओं में बात करें तो जैविक क्रियाओं में कुछ जीव, जैसे जीव जंतु है, वो भी जैविक कारक में, तो जैविक कारक में बहिर्जात भूसंचलन का जो जैविक कारण, उसमें जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, मानव हैं, ये सब क्या बनते हैं, कारण बनते हैं बहिर्जात भूसंचलन का। अब आप सोच रहे हो कि कैसे बनते हैं, तो मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे कि हम अगर जंतुओं की बात करें तो आप देखते हुए कि अगर आप पक्षियों की बात करें तो पक्षी देखते हुए कि आप घोंसला बनाने कर में कहीं कहीं मिट्टी को उधेड़ देती है। ठीक है, तो वो भी एक, अगर मिट्टी को उधेड़ रही है, चाहे मिट्टी को उधेड़ रही है, तो क्या होगा, वहां भी बहिर्जात भूसंचलन होगा, वहां की मिट्टियां हट जाएगी, अपनी जगह से हट गई। या फिर आप देखिएगा, डॉगी वगैरह, कुत्ता वगैरह देखिएगा, तो वो क्या करता है कि बैठने कर में बहुत से मजबूत मिट्टी को क्या करता है, अपने पैरों से खोद देता है और फिर वहां बैठता है, तो वो भी क्या बन जाता है, बहिर्जात एक भूसंचलन का कारण बनता है। इस प्रकार जीव जंतु भी बहिर्जात भूसंचलन के कारण बनते हैं। अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में अगर आप देखे होइएगा तो पीपल वगैरह का गाछ होता है या फिर बरगद वगैरह का गाछ होता है, तो ये क्या करते हैं, इनका जो जड़ है वो पहले अंदर से बाहर आ जाते हैं, अंदर से बाहर आते हैं, जमीन को फाड़ते हुए आते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनका जड़ जो होता है क्या होता है, बाहर आ जाते हैं और जमीन को फाड़ते हुए, अब जमीन को फाड़ते हुए आएंगे तो क्या होगा, अब वहां की मिट्टियां जो है वो हट जाएगी अपने स्थान से, तो भी एक कारण बन जाता है किस तरह से, किसका, भूसंचलन का। और मानव खैर तो है ही, अब मानव को देख लीजिए, अगर उसको बिल्डिंग बनाना है, चाहे कुछ भी करना है, तो क्या करेगा, दूर दूर से ईंटों को लेकर आएगा, ये सब चीजों को, भूसंचलन ही तो है सब चीजें। ठीक है, मिट्टी को लेकर के ईंट बना लेना, ठीक है, ईंट से घर बना लेना, ये सब चीजें क्या होता है, जैसे कहीं से मिट्टी उठाए, उसको लाके ईंट बनाए, ईंट को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिए, तो ये सब चीजें भूसंचलन ही हो रही है पृथ्वी पे। तो इस तरह से भौतिक कारण, रासायनिक कारण और जैविक कारण बहिर्जात भूसंचलन का जो कारण है ये हो जाता है। तीनों में बांट के आप इसको लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में जैसे मैं बोला हूं उस तरह से लिख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ये कंप्लीट नोट्स बन रहा है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप एक बार यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, सारा क्वेश्चन आपसे हल होगा, मैं गारंटी देता हूं। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, बहिर्जात भूसंचलन का हम लोगों ने अर्थ देखा, फिर इसका क्या कारण देखा, उत्पत्ति कारण। अब हम देखेंगे इसका जो क्या प्रक्रिया जो है, किस प्रकार से ये बहिर्जात भूसंचलन को अंजाम देते हैं, ये सब कारण जो है किस प्रकार से बहिर्जात भूसंचलन को अंजाम देते हैं। तो प्रक्रिया में देखिए, एक शब्द को हम, प्रक्रिया जो होता है उसको अनाच्छादन बोलते हैं। प्रक्रिया, भूसंचलन की, बहिर्जात भूसंचलन की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, अनाच्छादन बोलते हैं। तो अनाच्छादन में 3-4-5 चीजें होती है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे अनाच्छादन, इसकी प्रक्रिया में आप लिख सकते हैं, प्रक्रिया जो होती है, प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, अनाच्छादन होता है, अनाच्छादन। ठीक है, अब देखिए अनाच्छादन जो होता है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपक्ष है, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, अपर्दन, अपक्ष है अपर्दन। तीसरा हो जाता है क्या, परिवहन। अगला हो जाता है निक्षेपण, निक्षेपण। और इसके अगला हो जाता है क्या, बृहद क्षरण, बृहद
क्षरण। अब नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा बृहद क्षरण। तो इस तरह से अनाच्छादन में 5, जैसे बहिर्जात भू संचलन की प्रक्रिया की बात करें हम किस प्रकार से, तो ये बहिर्जात भू संचलन किस प्रकार से होती है, यानी कि उसकी प्रक्रिया क्या है, तो अनाच्छादन, और अनाच्छादन में 5 4 5 चीजें आ जाती हैं, जैसे अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण और बृहद क्षरण। अब अपक्षय अपर्दन क्या होता है, परिवहन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, बृहद क्षरण क्या होता है, इसको आप एक एक सेंटेंस में लिखिएगा। तो अपक्षय अपर्दन जो होता है, अपक्षय क्या बोलते हैं, अगर विघटन और वियोजन की प्रक्रिया है, विघटन और वियोजन की प्रक्रिया जो है परिवहन की अनुपस्थिति में हो, इसको हम ज्योग्राफी की भाषा में बोल रहे हैं आपको। अगर अपक्षय अपर्दन की क्रिया, अपक्षय अपर्दन की क्रिया परिवहन की अनुपस्थिति में हो, लाइक इसका एग्जांपल के तौर पर अगर कोई बिल्डिंग है, ठीक है, अगर कोई बिल्डिंग है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको समझिएगा इस बात को। अगर कोई बिल्डिंग है और वो धस गया, समझ रहे हैं, मतलब वो जैसे कोई बिल्डिंग है वो गिर गया और उसका जो मलबा है, जो उसमें दीवारें, ईंटें, सीमेंट, ये सब चीजें हैं, खिड़कियों के जो इसमें रड उड़ रहे हो, सब चीजें, सबको वहीं पे छोड़ दीजिए आप, वहीं पे छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, अपक्षय हो जाएगा। बिल्डिंग का अपक्षय तो हो गया, लेकिन उसको परिवहन, उसमें परिवहन की अनुपस्थिति, उसको कहीं दूसरी जगह लेके नहीं जाया गया। ऐसे अगर मान लीजिए कि अब इसको थोड़ा सा बृहद पैमाने पर एग्जाम्पल ले, तो कोई पर्वत है, किसी कारणवश पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल हुआ और वो टूट फूट के वहीं पे क्या हो गया, वहीं पे बिखर गया, लेकिन वो वहां से दूर नहीं गया, ठीक है, वहां से दूर नहीं गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अपक्षय बोलेंगे। लेकिन यही क्रिया है, अगर अपक्षय जैसे विघटन और वियोजन की क्रिया हो रही है, आप इस बात को लिखिएगा। अगर इसको ज्योग्राफी की भाषा में लिखना है तो आप लिखिएगा कि परिवहन की अनुपस्थिति में अपक्षय और परिवहन की अनुपस्थिति में विघटन और वियोजन की क्रिया जो होती है, विघटन और वियोजन की क्रिया अपक्षय कहलाती है। उसी को आप लिखिएगा, जहां अनुपस्थिति कर रहे हैं वहां पे उपस्थिति कर दीजिएगा। परिवहन की उपस्थिति में मान लीजिए कि बिल्डिंग बिखरा, बिल्डिंग टूटा और उसको, उसका जो मलबा है जो, उसको हटा के कहीं दूसरी जगह कर दिया गया, तो वो अपर्दन की क्रिया हो जाती है, क्योंकि वहां पे उसमें परिवहन आ गया। तो परिवहन की उपस्थिति में विघटन और वियोजन की क्रियाएं क्या कहलाती है, अपर्दन कहलाती है। परिवहन की उपस्थिति में विघटन और वियोजन की क्रियाएं अपर्दन कहलाती है। अब परिवहन तो आप समझते हैं, परिवहन का मतलब क्या होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह क्या स्थानांतर, चीजों को स्थानांतर करता है, उसको परिवहन कहते हैं। तो ये सब चीजें आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, बहिर्जात भू संचलन का कारण बनता है ये सब चीजें, अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। अगर जल जो है अपने साथ क्या मिट्टी, बालू का कण, ठीक है, पत्थर, ये सब निक्षेप लाती है और उसको निक्षेप कर देती है कहीं पे, यहाँ पे उसकी धाराएं क्या धीमी पड़ती है, नदियों की धाराएं जो धीमी पड़ती है तो उसको निक्षेप कर देती है, उसको निक्षेपण बोला जाता है। बृहद क्षरण क्या होता है, बृहद क्षरण को थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो बृहद क्षरण, अगर सपोज कीजिए कि ये एक पर्वत है, यहाँ की जो चीज, यहाँ का जो इसका शिखर है, अगर यहाँ पे कुछ हलचल हो रहा है और यहाँ का ये जो पत्थर है ये टूट रहा है और टूट के इसको लुढ़कते हुए नीचे की ओर आ रहा है, किसके, गुरुत्वीय बल के कारण अगर नीचे की ओर आ रहा है समतल भाग तक, तो इसी को क्या बोलते हैं, बृहद क्षरण बोलते हैं। अगर ये टूट के नीचे की ओर आ रहा है तो इसको बृहद क्षरण बोलते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको बृहद क्षरण बोलते हैं, जो ये चीजें टूट के नीचे आ रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या, अपक्षय, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण और बृहद क्षरण। अब जो क्या बहिर्जात भू संचलन की प्रक्रिया है, ये 5 चीजों से बहिर्जात भू संचलन होती है, बहिर्जात भू संचलन होता है। बहिर्जात भू संचलन का हम लोगों ने क्या, उत्पत्ति का कारण देख लिया और साथ ही उसका अर्थ देख लिया। अब बहिर्जात भू संचलन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम दोनों के सम्मिलित प्रभाव को देखेंगे। जो फर्स्ट कक्षा का जो हम लोगों ने बनाया था क्या डायग्राम कि भू संचलन, अर्थ, वर्गीकरण, प्रभाव, इन सब चीजों को आप याद करिए, तो उसमें अर्थ खत्म, वर्गीकरण खत्म, वर्गीकरण में बहिर्जात और अंतर्जात भू संचलन था, दोनों खत्म हो गया। अब हम प्रभाव को देखेंगे और प्रभाव में भू संचलन का प्रभाव यानी कि अंतर्जात बल का प्रभाव और बहिर्जात दोनों का प्रभाव देखेंगे। तो ठीक है, अब वीडियो को मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं, देख लेना कितना मिनट का वीडियो हो गया। साथियों वीडियो जो है ऑलरेडी 20 मिनट का हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि अब इसको यहीं पे रोकता हूं और प्रभाव को अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग, अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो हम वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं और आप उम्मीद करता हूं कि आपको एक कक्षा पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी दोस्तों, तो आप अब अगर लास्ट तक देख रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए। साथ ही अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और आराम से सजेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस तरीके से चाहिएगा उस तरीके से हम बोलेंगे, पढ़ेंगे आपके साथ मिलके। जो सिलेबस हम लोग एक एक करके खत्म करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको
पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।